तो दोस्तों जैसा कि हमने सेक्शन 2 में देखा, जो फॉरेस्ट का यूज़ था, वो किसके लिए किया जाने लगा? कॉमर्स के लिए। यानी कि अब फॉरेस्ट के थ्रू भी और रेवेन्यू कमाने के लिए उसका इस्तेमाल करने लगे कौन? अंग्रेज लोग। तो अब उनको डर था कि जो लोकल लोग हैं, यानी जो विलेजर्स हैं, जो फॉरेस्ट के नियर बाय रहते हैं या फॉरेस्ट में रहते हैं, जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद जो ट्रेडर अंधाधुंध पेड़ों को काटने से जंगल जो है खत्म हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने फॉरेस्ट लॉ लॉ जो है कि फॉरेस्ट लॉ इम्प्लीमेंट किया, यानी फॉरेस्ट लॉ लॉ जो है इनेक्ट किया। तब हमने फिर देखा कि फॉरेस्ट लॉ के इम्प्लीमेंट होने के बाद लोगों को किस प्रकार से परेशानियां हो रही थी। उसके बाद जब फॉरेस्ट लॉ इम्प्लीमेंट किया गया दोस्तों, उसको कई 2 बार जो है कि अमेंड किया गया। उसके बाद हमने देखा कि फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तीसरा विलेज फॉरेस्ट। और जो हमने देखा रिजर्व फॉरेस्ट, जो सबसे बेस्ट जंगल होते थे, सबसे बेहतरीन जंगल होते थे, उनको रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया गया। ये इसमें विलेजर्स कोई एंट्री तो अलाउ ही नहीं थी। फिर हमने देखा कि लोग मजबूर हो जाते हैं चोरी करने के लिए, लकड़ियों की चोरी करने के लिए, फिर फॉरेस्ट गार्ड उनको पकड़ते हैं, परेशान हरास करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा कि हमने ये लॉ जो है कि इनेक्ट होने के बाद, इस फॉरेस्ट लॉ इम्प्लीमेंट होने के बाद लोगों को, यानी जो कल्टिवेशन करते थे, फिर उसके बाद जो हंटिंग करते थे, किस प्रकार से उनकी लाइफ पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद नई नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं। ठीक है, अब सेक्शन 3 है रेबेलियन इन द फॉरेस्ट। रेबेलियन यानी कि विद्रोह, फॉरेस्ट में विद्रोह। तो दोस्तों इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में, अक्रॉस द वर्ल्ड में जो फॉरेस्ट कम्युनिटी थी, जिस पर जो फॉरेस्ट कम्युनिटी यानी कि जो फॉरेस्ट समुदाय थे, जिन पर जबरदस्ती क्या किया जा रहा था? चेंजेस इम्पोज किए जा रहे थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट में रिबेल किया द सेंस विद्रोह किया। ठीक है, तो इन मूवमेंट के, इन आंदोलन के, यानी कि अब जो रिबेल किया इन्होंने, जो विद्रोह किया, इनका एक आंदोलन रहा होगा, एक मूवमेंट रहा होगा। ठीक है, यह मूवमेंट किसके अगेंस्ट में था? अंग्रेजों के अगेंस्ट में था। जो इसके लीडर्स थे, जैसे कि संथाल परगना में जो सिद्धू और कानू थे। ठीक है, और छोटा नागपुर की जो बिरसा मुंडा थे, और आंध्र प्रदेश के जो अल्लूरी सीताराम राजू थे। इनको आज भी लोग जो है स्टोरीज और सॉन्ग्स में क्या करते हैं? याद करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार की एक विद्रोह को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि कहाँ पे हुआ? बस्तर में 1910 में, बस्तर किंगडम में हुआ। ठीक है, द पीपल ऑफ बस्तर, बस्तर के लोग। बस्तर दोस्तों सदर्न मोस्ट पार्ट है, वो पार्ट में लोकेटेड है, किसके? छत्तीसगढ़ के। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? जो बस्तर है दोस्तों, इसी से लगा हुआ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र का बॉर्डर है। यानी बस्तर क्या है? बस्तर जो है कि छत्तीसगढ़ के सदर्न मोस्ट पार्ट पे है, जहाँ पे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र का बॉर्डर है। ठीक है, जो बस्तर का सेंट्रल पार्ट है, यानी सेंट्रल पार्ट, वह एक प्लेटू पे है। ठीक है, इसके नॉर्थ में इसके यानी जो प्लेटू है, जैसे सेंट्रल पार्ट हमने देखा क्या है? प्लेटू पे। अब इसके नॉर्थ में क्या है? छत्तीसगढ़ प्लेन है, और इसके साउथ में गोदावरी प्लेन है। ठीक है, और जो इंद्रावती रिवर है, वह बस्तर के क्रॉस फ्लो होती है, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि बस्तर यहाँ पे है। ठीक है, जो इंद्रावती रिवर है, यहाँ पे देखो इंद्रावती रिवर है। ठीक, इंद्रावती रिवर कैसे फ्लो हो रही है? बस्तर के क्रॉस फ्लो हो रही है, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो वहाँ पे बस्तर में दोस्तों मारिया, मुरिया गोंड, धुरवास, बतराज और हलबाज जैसी बहुत सारी जो है कि डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, बहुत सारे डिफरेंट समुदाय के लोग रहते हैं। वे डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, बट उनकी जो कस्टम्स और बिलीफ्स हैं वो कॉमन है, वो सेम है। यानी जो उनकी उनकी एक कस्टम यानी रीति रिवाज है, और जो उनकी मान्यताएं हैं, वे क्या है? सेम है। ठीक है, और दोस्तों बस्तर के लोगों का मानना है कि जो विलेज को जो लैंड दिए गए हैं, वो किसने दिया है? अर्थ ने दिया है, यानी धरती माँ ने दिया है। इसके बदले उनको क्या करना है? लुक आफ्टर करना है, देखभाल करना है लैंड का। कैसे करना है? बाय मेकिंग सम ऑफरिंग एट ईच एग्रीकल्चर फेस्टिवल, यानी कि जो एग्रीकल्चर फेस्टिवल होते थे, वे ऑफरिंग करते थे लैंड को, यानी कि कुछ चढ़ावा चढ़ाते थे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अर्थ के अर्थ को तो रिस्पेक्ट देते ही, अपनी धरती माँ मानते ही थे, उसके अलावा वे जो स्पिरिट ऑफ द रिवर, फॉरेस्ट और माउंटेन को भी रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उस गांव के सारे लोग अपनी बाउंड्रीज जानते हैं, यानी कि जो गांव है उसकी बाउंड्रीज भी जानते हैं। इसलिए जो लोकल लोग हैं, वे क्या करते हैं? इस गांव की बाउंड्री के अंदर, जो उनकी गांव की बाउंड्री के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इस बाउंड्री के अंदर, उसकी देखभाल करते हैं। यानी मान लो एक गांव ए हो गया और एक गांव ए हो गया। अब इस गांव, मान लो यह गांव यक्स है, ये गांव वाई है। ठीक है, इस यक्स गांव के लोग जानते थे इनकी बाउंड्री यहाँ तक लाई करती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो इनके रिसोर्सेज थे उसकी देखभाल करते थे। वाई वाले के अंदर जो वाई के रिसोर्सेज थे, वे यहाँ के लोग उसकी देखभाल करते थे। ठीक है, तो दोस्तों अगर मान लो यक्स गांव का, मतलब यक्स गांव के लोगों को कि वाई के गांव के लोगों से कुछ लकड़ियां लेनी है, मतलब
जो एक्स गाँव के लोग हैं, वाई के गाँव में जो फॉरेस्ट है उनसे लकड़ियाँ लेनी है। इसके लिए वे क्या करते थे, उनको स्मॉल पे करना पड़ता था, ठीक है? जैसे जिसको देवसारी, दांड या मान बोलते थे, ठीक है? यानी कि अगर एक गाँव को दूसरे गाँव के जंगलों से कुछ लेना है, उसके लिए उनको स्मॉल पेमेंट करना पड़ता था, जिसको देवसारी, दांड या मान बोलते थे। और कुछ विलेज के लोग क्या करते कुछ विलेज के लोग क्या करते हैं कि कुछ वे वॉचमैन एंगेज करते हैं, यानी अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी जंगलों की रक्षा के लिए वो वॉचमैन एंगेज करते हैं। एंड ईच हाउस होल्ड कंट्रीब्यूट सम ग्रेन टू पे देम, और ईच हाउस होल्ड मतलब हर घर के लोग कुछ ना कुछ उस वॉचमैन को देते हैं, ठीक है? वॉचमैन जैसे कि फ्री में नहीं रखते हैं, वो कुछ ना कुछ उनको देते हैं। हर साल दोस्तों देयर इज वन बिग हंट, एक बिग फेस्टिवल हंट, यानी कि एक गैदरिंग होती थी, एक फेस्टिवल होता था जहाँ पे जो परगना परगना क्या होता है, क्लस्टर ऑफ विलेजेस, एक परगना में बहुत सारे विलेजेस आते हैं, ठीक है? विलेजेस के जो हेडमैन होते हैं वे इकट्ठा होते हैं और इश्यूज पे डिस्कस करते हैं, जो भी कंसर्निंग इश्यूज होती हैं वो मिलते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं। द फियर्स ऑफ द पीपल, लोगों का डर। तो दोस्तों हुआ क्या कि जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने 1905 में प्रपोजल क्या डाला कि जंगलों के 2/3 पार्ट को रिजर्व कर दिया जाए, ठीक है? और क्या किया जाए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्टॉप कर दिया जाए, हंटिंग को स्टॉप कर दिया जाए, और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लोकल लोग जो विलेजेस फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करते हैं उस पर रोक लगा दी जाए। तो इससे जो बस्तर के लोग थे काफ़ी चिंतित होते हैं, ठीक है? और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने कुछ विलेजेस को एक कंडीशन पे रिजर्व फॉरेस्ट में रहने दिया, ठीक है? मतलब उन्होंने अलाउ किया कुछ गाँव को उन्होंने अलाउ किया कि वे रिजर्व फॉरेस्ट में रह सकते हैं, बट कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि उनको फ्री में काम करना पड़ेगा, किसके लिए? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, लकड़ियाँ काटने के लिए और पेड़ों को, जो ट्रीज़ हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का उनको फ्री में काम करना पड़ेगा, ठीक है? और जंगलों को फायर से बचाने के लिए भी उनको सहयोग देना पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, ठीक है? सब्सिक्वेंटली क्या हुआ दोस्तों, इसको फॉरेस्ट विलेज के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है? पीपल ऑफ अदर विलेजेस, जो अदर गांव के लोग थे, दूसरे गांव के लोग थे, उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कंपनसेशन के। यानी अभी के टाइम में देखेंगे हम, एक नोटिस दिया जाता है, ठीक है, या कंपनसेशन दिया जाता है अगर लोगों को हटाया जाता है, बट यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया गया। उनको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कंपनसेशन यानी मुआवजे के उनको हटा दिया गया, ठीक है? जैसा कि हमने देखा बहुत लंबे टाइम से जो विलेजर्स थे वो सफ़र कर रहे थे कि जो लैंड रेंट है वो बढ़ता ही जा रहा था। एक मतलब लैंड रेंट जो वे लैंड के लिए जो रेंट दे रहे थे विलेजेस, वो डे बाय डे क्या था, बढ़ता जा रहा था। एक लंबे टाइम से जो गांव के लोग थे सफर कर रहे थे, ठीक है? और फ्री लेबर और जो कॉलोनियल ऑफिसर थे वे गांव वालों से फ्री लेबर के लिए और गुड्स के लिए डिमांड करते थे। इससे वो बहुत ज्यादा जो गांव के लोग थे परेशान हो चुके थे, ठीक है? उसके बाद टेरिबल फेमिन आता है, यानी कि एक भयानक फेमिन आता है 1899 से 1900 के बीच, और दूसरा आता है 1907 से 1908 के बीच, यानी एक 1899 से 1900 के बीच में आता है, दूसरा आता है 1907 से 1908 के बीच में। रिजर्वेशन प्रूव टू बी द लास्ट ड्रॉ, ठीक है? यहाँ पे जो रिजर्वेशन था, यानी कि यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की जा रही है, जो फॉरेस्ट को कैटेगराइज किया गया था रिजर्व फॉरेस्ट में, यह जो एक चिंगारी का काम करता है। मतलब एक होता है ना कि एक चिंगारी लगा देना, किसी कोई स्टॉ रखा हो उसमें एक चिंगारी का काम किया इसने, ठीक है? तो दोस्तों अब क्या होगा, लोग जो है कि अपने विलेज काउंसिल्स में, यानी बाजारों में, विलेज काउंसिल्स में और फेस्टिवल्स पे, और हर उस जगह जहाँ पे गांव के जो बहुत सारे गांव के हेडमैन और प्रिस्ट असेंबल होते थे, वहां पे लोग गैदर करना स्टार्ट कर दिए, यानी इकट्ठा होने लगे और इन इश्यूज पर डिस्कशन करने लगे, ठीक है? जो इनिशिएटिव लिया गया किसके द्वारा? धुरवास ऑफ द कांगेर फॉरेस्ट, यहाँ के जो धुरवास थे कांगेर फॉरेस्ट के, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, ठीक है? तो दोस्तों जो रिजर्वेशन था, यानी जो रिजर्व फॉरेस्ट सबसे पहले कहाँ पे लगाया गया था? कांगेर फॉरेस्ट में ही, ठीक है? और दोस्तों ये जो मूवमेंट थे, इनके कोई सिंगल लीडर नहीं थे, कोई एक ही लीडर नहीं था। मैनी पीपल स्पीक ऑफ गुंडाधुर फ्रॉम विलेज नेतनार एज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द मूवमेंट। तो इस मूवमेंट का, इस आंदोलन का जो इम्पोर्टेंट फिगर माने जाते हैं जो गुंडाधुर थे, जो कि नेतनार विलेज के थे, ठीक है? क्या उसके बाद क्या हुआ 1910 में? मैंगो बाओ मतलब टहनी, ठीक है, या डाल, जो आम की डाल, आम की टहनी, लंप ऑफ अर्थ, लंप यानी कि जिसको आप पिंड बोलते हैं, ढेला बोल सकते हो, मिट्टी के ढेले, चिलीज और एरोज क्या क्या होने लगी, हर विलेज में सर्कुलेट होने लगी। कब, ये कब की बात है? 1910 में। यानी मैंगो, आम की टहनी, मिट्टी के ढेले, चिलीज और एरोज जो है गांव में सर्कुलेट होने लगी। ये एक्चुअल में ये था क्या, ये इंडिकेट क्या कर, दीज वर एक्चुअली मैसेज इनवाइटिंग विलेजर्स टू रिबेल अगेंस्ट द, बट एक्चुअली यार
गाँव के लोगों के लिए मैसेज था, उनको इनवाइट किया जा रहा था ब्रिटिश के अगेंस्ट में विद्रोह करने के लिए, ठीक है। तो इस विद्रोह का जो भी खर्चा था दोस्तों, हर गाँव के लोगों ने कुछ न कुछ इसमें कंट्रीब्यूट किया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया। बाज़ार्स को लूट लिया गया, इन्होंने बाज़ार्स को लूट लिया और जो ऑफिसर्स जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उनके घरों को और ट्रेडर्स के घरों को, स्कूल्स और पुलिस स्टेशन को बंद किया गया और मतलब उनको लूट लिया गया, ठीक है, और ग्रेन को रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादातर जो ब्रिटिश ऑफिसर जिनके घरों पे अटैक हुआ था या जो ट्रेडर्स के घरों पे अटैक हुआ था, वो किसी समहाउ वे एसोसिएटेड थे किसी कॉलोनियल स्टेट से या इसके ऑपरेसिव लॉ से। इसके ऑपरेसिव लॉ से द सेंस या इनका थोड़ा सा सहयोग था लॉ को इम्प्लीमेंट करने में या लॉ को एग्जीक्यूट करने में। विलियम वार्ड जो कि एक मिशनरी थे जिन्होंने कि इस इवेंट को देखा था, वे लिखते हैं कि फ्रॉम ऑल डायरेक्शन केम स्ट्रीमिंग इनटू जगदलपुर पुलिस मर्चेंट फॉरेस्ट पेओन्स स्कूल मास्टर एंड इमिग्रेंट, की चारों डायरेक्शन से जगदलपुर में पुलिस मर्चेंट फॉरेस्ट पेओन्स स्कूल मास्टर इमिग्रेंट जो है कि चले आ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ब्रिटिश ने ट्रूप्स भेजा किस लिए? रिबेलियन को, इस विद्रोह को सप्रेस करने के, इसको दबाने के लिए। जो आदिवासी लीडर थे उन्होंने नेगोशिएशन करने का कोशिश किया, बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया दोस्तों, उनके कैंप को सराउंड किया, चारों साइड से घेर लिया और उस पर गोलियां चला दी। आफ्टर दैट क्या हुआ दोस्तों, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वे ट्रूप्स के साथ पूरे गांव-गांव जाने लगे और उन लोगों को जो कि विद्रोह का हिस्सा बने थे या विद्रोह में जिन्होंने भाग लिया था, ठीक है, उनको क्या करने लगे, वे फ्लॉगिंग करने लगे, पनिशिंग करने लगे। फ्लॉगिंग द सेंस उन पे कोड़े बरसाते थे, उनको पनिशमेंट देने लगे, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादातर जो विलेज थे उनको डिजर्ट कर दिया गया, डिजर्ट मतलब छोड़ दिए गए थे, लोग जंगलों में भाग कर चले गए थे, ठीक है, क्योंकि ये जो पनिशमेंट था इनका ब्रिटिशर्स का बहुत ही खतरनाक था, मतलब बहुत ही दर्दनीय पनिशमेंट दे देते थे, इसलिए गांव के ज़्यादातर जो लोग थे वे भाग कर जंगलों में चले गए थे। तो ब्रिटिशर्स को फिर से कंट्रोल रीगेन करने में 3 महीने लगते, फरवरी से मई, ठीक है, 3 महीने लग जाते फिर से कंट्रोल गेन करने में, जबकि वे कभी भी मतलब जो गुंडाधुर थे उनको कभी कैप्चर नहीं कर पाए। जो ब्रिटिशर्स से अंग्रेज जो थे, जो गुंडाधुर थे, उनको कभी ये कैप्चर ही नहीं कर पाए, उनको कभी नहीं पकड़ पाए, ठीक है। बट जो रेबल्स थे यानी जो विद्रोही थे उनके लिए एक सबसे मेजर विक्ट्री क्या होती है, सबसे बड़ी जीत क्या होती है दोस्तों, जो रिजर्वेशन का वक्त था वह टेम्परली उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। और जो पहले 1910 के पहले जो हमने देखा कि 2/3 एरिया रिजर्व किया जाना था, तो 1910 के पहले जो एरिया रिजर्व किया जाना था उसको रिड्यूस करके हाफ कर दिया जाता है, उसका हाफ हो जाता है, ठीक है। यानी कि 1910 के पहले जो भी एरिया रिजर्व किया जाना था, अब विद्रोह के बाद उसको हाफ कर दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों जो फॉरेस्ट जो बस्तर के लोगों की, जो बस्तर के फॉरेस्ट की स्टोरी है यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। इंडिपेंडेंस के बाद भी ये जो सेम प्रैक्टिस थी कि लोगों को जंगलों से दूर रखा जाए और जो जंगल है उनका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए किया जाए, वो भी जारी रहा। इन द 1970s में क्या हुआ, 1970 में दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने प्रपोजल दिया कि 4,600 हेक्टेयर में नेचुरल साल्व फॉरेस्ट को से रिप्लेस किया जाए, किसके द्वारा? ट्रॉपिकल पाइन के द्वारा। किस लिए? ताकि जो पेपर इंडस्ट्री है उनको पेपर पल्प प्रोवाइड किया जाए। पल्प यानी एक होता है ना, लुगदी बोल दो, ठीक है। यानी कि 1970 में वर्ल्ड बैंक ने प्रपोजल दिया कि जो नेचुरल साल फॉरेस्ट थे उनके 4,600 हेक्टेयर में क्या थे, नेचुरल साल फॉरेस्ट थे, 4,600 हेक्टेयर में नेचुरल साल फॉरेस्ट थे। उन्होंने प्रपोजल दिया वर्ल्ड बैंक ने, इसको हटाकर इसको रिप्लेस कर ट्रॉपिकल पाइन लगा दिया जाए, ताकि जो पेपर इंडस्ट्रीज है उनको पेपर पर प्रोवाइड किया जा सके। बट उसके बाद दोस्तों जो लोकल इन्वायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा जो है विरोध किया, इसके अगेंस्ट में उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इसके बाद ये प्रोजेक्ट जो है कि स्टॉप हो गया, मतलब इस प्रोजेक्ट पर जो है कि रोक लगा दी गई, ठीक है। तो दोस्तों अब चलो एशिया के दूसरे पार्ट में चलते हैं, इंडोनेशिया, और देखेंगे इसी टाइम पीरियड में इंडोनेशिया में क्या हो रहा था। फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा, जावा में फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों जावा जो कि आज के टाइम में राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड के नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया का राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड के नाम से जाना जाता है क्या, जावा, ठीक है। बट एक टाइम था दोस्तों जब यह मोस्टली फॉरेस्ट से कवर्ड था, यानी इसके मोस्टली जावा में क्या थे, जंगल थे। द कॉलोनियल पावर इन जो दोस्तों कॉलोनियल पावर थी, जैसे हमारे यहाँ कॉलोनियल पावर कौन थे, अंग्रेज थे, तो वहाँ पे जो कॉलोनियल पावर थे वे डच थे, ठीक है। एज वी विल सी, जैसा कि हम देखेंगे जो लॉ थे, फॉरेस्ट लॉ यानी कि फॉरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो लॉ इंडिया में लगाए गए और जो लॉ फॉरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इंडोनेशिया में लगाए गए, उनमें काफ़ी सिमिलरिटी है, ठीक है। वे काफ़ी जो लॉ हैं काफ़ी सेम है, ठीक है, यानी कि मिलते जुलते लॉ हैं।
जावा इन इंडोनेशिया इज वेयर द डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो इंडोनेशिया में जो जावा है दोस्तों, जावा में ही इन्होंने, जो डच थे, उन्होंने फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। लाइक द ब्रिटिश दे वांटेड टिम्बर फ्रॉम जावा टू बिल्ड शिप। तो ब्रिटिशर्स की तरह, जैसे अंग्रेज जहाज बनाने के लिए हमारे इंडिया से लकड़ियां ले जाते थे, चाहते थे, तो जावा से वे लकड़ियां चाहते थे, टिम्बर चाहते थे जहाजों को बनाने के लिए। इन 1600 जो पॉपुलेशन थी जावा की दोस्तों, वो एस्टिमेटेड 3.4 मिलियन थी। ठीक है। देयर वर मैनी विलेजेस इन द फर्टाइल प्लेन। फर्टाइल प्लेन में बहुत सारे विलेजेस थे, बट देयर वर आल्सो मैनी कम्युनिटीज लिविंग इन द माउंटेन्स एंड प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, जैसे हमने देखा कि फर्टाइल प्लेन में बहुत सारे विलेजेस थे, बट और बहुत सारी कम्युनिटी थी, बहुत सारे समुदाय के लोग थे जो कि माउंटेन्स में रहते थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। ऊट कटर्स ऑफ जावा। जावा के ऊट कटर यानी कि लकड़हारा। दी कलांग्स ऑफ जावा वर ए कम्युनिटी। तो दोस्तों, जो जावा में कलांग्स थे, एक कम्युनिटी थे किसके, ऑफ स्किल फॉरेस्ट कटर। ए स्किल फॉरेस्ट कटर थे यानी लकड़हारे थे, एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर, और शिफ्टिंग कल्टीवेटर थे। तो दोस्तों इनकी बहुत, ये बहुत ज़्यादा मतलब फेमस थे, बहुत ज़्यादा लोग इनको इंपॉर्टेंस देते थे, बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे। तो सोचो ये इतने ज़्यादा वैल्यूएबल थे कि जब 1755 में जो माता राम किंगडम थी, कहाँ की, जावा की माता राम किंगडम, जब वो स्प्लिट होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो जो 6000 कलांग फैमिली थे उनको भी इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है दोनों किंगडम में। ठीक है, यानी इतने ज़्यादा वैल्यूएबल थे, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते थे कि 1755 में जब माता राम किंगडम थी, जो माता राम किंगडम थी जावा की, जब वह किंगडम स्प्लिट होती है दो पार्ट में, तो कि उसके बाद स्प्लिट होती है, तो 6000 जो कम्युनिटी थी, 6000 फैमिली थी किसकी, कलांग की, तो 3000 फैमिली एक किंगडम में चली जाती है, 3000 फैमिली दूसरे किंगडम में, इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है इनको। ठीक है। Without their expertise, it would have been difficult to harvest teak and for the king to build their present। दोस्तों बिना इसके, इनके एक्सपर्टीज के ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि मतलब टीक को काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, उसके बाद राजा की पैलेस को बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। ठीक है। तो दोस्तों जब डच ने कंट्रोल करना स्टार्ट किया, मतलब जंगलों पे, अब 18 सेंचुरी में जब डच ने जंगलों पर अपना कंट्रोल पाना स्टार्ट किया, शुरुआत किया, तो उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने कोशिश किया कलांग, जो कलांग कम्युनिटी है वे उनके अंडर में काम करे, किनके अंडर में, डच के अंडर में। बट 1770 में कलांग ने इसका रेसिस्ट किया, इसका विरोध किया, कैसे, बाई अटैकिंग अ डच फोर्ट एट जोआना। तो दोस्तों जोना जोना में एक डच फोर्ट था, उस पर अटैक करके इन्होंने इसका रेसिस्ट किया, इसका विरोध किया। ठीक है। बट दोस्तों जो यह अपराइजिंग था, जो यह विद्रोह था, इसको सप्रेस किया जाता है, कर दिया जाता है किसके द्वारा, डच के द्वारा। डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। लेकिन डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या थे, इन द 19th सेंचुरी व्हेन इट बिकेम इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल टेरिटरी एंड नॉट जस्ट पीपल, द डच इनेक्टेड फॉरेस्ट लॉ इन जावा रिस्ट्रिक्टिंग विलेजेस एक्सेस टू फॉरेस्ट। तो दोस्तों जब 19th सेंचुरी में डच को लगने लगा कि अब लोगों के अलावा टेरिटरी में भी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया, फॉरेस्ट लॉ इनेक्ट कर दिया जावा में, और जो विलेजेस का एक्सेस था, विलेजेस का जो पहुंच था, जो उनकी एंट्री थी फॉरेस्ट में, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उनको फिर रोक लगा दी गई। ठीक है। अब जो लकड़ियाँ थी उनको केवल स्पेसिफाइड पर्पस के लिए काटा, मतलब काटा जा सकता था, जैसे कि मान लो रिवर बोट बनानी भी तो उसको काटा जा सकता था, घर बनाने हुए तब काटा जा सकता था, इसके अलावा नहीं। एंड ओनली फ्रॉम स्पेसिफिक फॉरेस्ट अंडर क्लोज सुपरविजन, यानी केवल स्पेसिफिक फॉरेस्ट से ही लकड़ियों को काटा जा सकता था, किसके द्वारा, विलेजर्स के द्वारा। अदरवाइज सारे जंगलों से नहीं काटा जा सकता था, ठीक, कुछ स्पेसिफिक फॉरेस्ट से ही। और अंडर क्लोज सुपरविजन, इस पर डच का जो है सुपरविजन रहता था, उनके वे निगरानी रखते थे डच ऑफिसर जो थे। ठीक है। और अगर मान लो कोई गांव का कोई भी, मतलब एक का मेंबर या कोई भी विलेजर्स हो गया, अगर उनको पकड़ा जाता था कि वे ग्रेजिंग कर रहे हैं, अपने कैटल को चरा रहे हैं गांव में, जंगलों में, या कोई वुड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कोई लकड़ी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बिना परमिट के, बिना परमिशन के, या कि कोई रोड है, मान लो जंगल से कोई एक रोड जा रहा है, इस पे वे अपना हॉर्स कार चला रहे हैं या कैटल को लेके जा रहे हैं, तो उनको पनिश किया जाता था। ठीक है, यानी विलेजर्स को किस लिए पनिश किया जाता था, अगर वे अपने कैटल को चरा रहे हैं, यानी कैटल को ग्रेजिंग करा रहे हैं, या लकड़ियों को बिना परमिट के लकड़ियों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, या जो गांव जंगलों से जो रोड जाता था उस पे हॉर्स कार्ट चला रहे हैं या अपने कैटल से जा रहे हैं, उनको पनिश किया जाता था अगर उनको पकड़ा जाता था। ठीक है। As in India, the need to manage forest for shipbuilding and railway led to the introduction of forest service। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि इंडिया के केस में, हमारे इंडिया में हमने देखा कि फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए, यानी कि रेलवेज रेलवेज और शिप बिल्डिंग के लिए, फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, फॉरेस्ट सर्विस को इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ी, यानी कि जो अंग्रेज थे उनको जरूरत पड़ी किसकी, कि इंडिया में फॉरेस्ट सर्विस जो है इंट्रोड्यूस किया जाए।
तो सेम इस प्रकार भी जावा में भी ऐसा हुआ कि वहाँ पे रेलवेज और शिप बिल्डिंग के लिए फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए वहाँ पे भी फॉरेस्ट सर्विस की इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों 1882 में यानी 1882 में 2,80,000 स्लीपर जो है कि एक्सपोर्ट किए जाते हैं जावा से। ठीक है, जावा से ही केवल 2,80,000 स्लीपर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, हाउएवर ऑल दिस रिक्वायर लेबर टू कट द ट्रीज, ट्रांसपोर्ट द लॉग्स एंड प्रिपेयर द स्लीपर। अब दोस्तों बात आती है कि ऐसा तो था नहीं कि तो ऐसे ही हो जाता। अब इसके लिए पेड़ों को काटने के लिए, अब उस लॉग को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए और स्लीपर को प्रिपेयर करने के लिए किसकी जरूरत थी? लेबर की जरूरत थी। तो डच ने पहले क्या किया है, डच भी बहुत चालू थे अंग्रेजों की तरह, ये भी पूरे चुट्टे थे। इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने रेंट लगा दिया। किस पे? यानी जो फॉरेस्ट में जो लैंड पे कल्टीवेशन किया जाता था, मतलब उस टाइम जो कल्टीवेशन लोग करते थे उस पे इन्होंने क्या किया, रेंट लगा दिया। पहले लैंड जो फॉरेस्ट में जरा सा भी इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कल्टिवेटेड जो लैंड थी इस पे जो कल्टीवेशन होता था उस पे इन्होंने रेंट लगाया, कल्टिवेटेड इन द फॉरेस्ट एंड देन उसके बाद इन्होंने क्या किया, कुछ विलेजेस को एग्जाम कर दिया, उनको छूट दे दिया कि ये उनको रेंट नहीं पे करना पड़ेगा। बट इसके बदले उनको क्या करना पड़ेगा, यानी कंडीशन क्या था, इफ दे वर्क कलेक्टिवली टू प्रोवाइड फ्री लेबर एंड बफेलोज फॉर कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर। यानी कि मान लो ये कोई भी एक कल्टीवेटेड लैंड है फॉरेस्ट में, पहले तो अदर जो विलेज के लोग थे उनको लैंड पे रेंट लगा के उनको पे करना पड़ता था। क्या यानी विलेज के लोग अगर इस पे खेती करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे, उनको लैंड रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, बट कुछ गांव के लोगों को उन्होंने छूट दे दी। बट इसके लिए उन्होंने कंडीशन रखा इन गांव के लोगों के लिए कि अगर वे कलेक्टिवली यानी सामूहिक रूप से मिलकर काम करेंगे, किसके लिए, फ्री लेबर प्रोवाइड करेंगे पेड़ों को काटने के लिए, लकड़ियों को काटने के लिए, और टिम्बर को, लकड़ियों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बफेलो प्रोवाइड करेंगे फ्री में। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता था, ब्लैंड डोंग डी एंस्टन। देख क्या है, ब्लैंड डोंग डी एंस्टन। ठीक है, ब्लैंड 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 हो गया, ब्लैंड डोंग डी एंस्टन, डी एंस्टन के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, और बाद में इंस्टेड ऑफ रेंट एग्जाम्पशन, पहले हमने देखा रेंट एग्जाम कर दिया मतलब रेंट नहीं देना होता था, इसके बजाय इन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट विलेजर्स जो थे, जो कि इनका कलेक्टिवली जो है इनका सहयोग करते थे लकड़ियां काटने में और ट्रांसपोर्ट करने में, उनको ये स्मॉल वेजेस देने लगे, छोट मतलब थोड़ा सा पैसे देने लगे, मतलब कि एक मजबूत इसको मजदूरी देने लगे, स्मॉल वेजेस देने लगे। बट देयर राइट टू कल्टीवेट फॉरेस्ट लैंड वाज रिस्ट्रिक्टेड, बट उनका जो राइट था, जो उनका अधिकार था कल्टीवेशन का, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसको लिमिटेड कर दिया। ठीक है, सामीज चैलेंज अराउंड 1890। तो दोस्तों अराउंड 1890 एक टेक फॉरेस्ट विलेज था जिसका नाम था रांदुम ब्लातुंग विलेज, रांदुम रांदुम ब्लातुंग विलेज। वहाँ के एक थे सोरोन्टिको समेन। इन्होंने क्या किया कि जो फॉरेस्ट पे स्टेट ओनरशिप था उस पर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि स्टेट ने ऐसा तो है नहीं, स्टेट यानी गवर्नमेंट ने ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट ने विंड वाटर और अर्थ और लकड़ियां बनाया है, ऐसा तो है नहीं। सो इट कुड नॉट ओन इट, इसलिए स्टेट इसको ओन नहीं कर सकती, इस पे मालिकाना नहीं दिखा सकती, इसका मालिक नहीं बन सकती। सो उसके बाद एक बहुत बड़ा मूवमेंट होता है, बहुत बड़ा आंदोलन फैल जाता है। ठीक है, अमंग दोज तो दोस्तों जो लोग सेमेंस का हेल्प किए थे उनका सन इन लॉ भी इसमें इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने में काफी मदद किया था। 1907 3,000 फैमिलीज वर फॉलोइंग हिज आइडियाज। दोस्तों 1907 तक 3,000 फैमिली के लोग जो थे इनके आइडियाज को फॉलो करने लगे, सेमेंस के जो आइडिया थे उनको मानने लगे। सम ऑफ द सेमेनिस्ट प्रोटेस्टेड बाय लाइंग डाउन ऑन देयर लैंड व्हेन द डच केम टू सर्वे इट। तो दोस्तों जब डच जो है कि सर्वे करने के लिए लैंड आते थे, लोग इनका विरोध कर रहे थे। कुछ ने किस प्रकार से विरोध किया, कुछ ने इस प्रकार से विरोध किया कि जब डच सर्वे के लिए आए उस लैंड पे लोग लाई डाउन हो गए, मतलब लेट गए। ठीक है, जबकि अदर लोग थे उन्होंने टैक्सेस पे करने से मना कर दिया, फाइन पे करने से मना कर दिया, और लेबरी जो परफॉर्म कर रहे थे उससे मना कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ इंडोनेशियाज फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन आइलैंड लाइक सुमात्रा, कालीमंटन, वेस्ट एरियन। यानी इंडिया जो इंडोनेशियन फॉरेस्ट है, ज्यादातर जो इंडोनेशिया के फॉरेस्ट है वो किसमें, सुमात्रा, कालीमंटन और वेस्ट एरियन जैसे आइलैंड में लोकेटेड है। जो जावा था, वेयर द डच बिगन देयर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, जावा यहाँ पे डच ने अपनी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो है स्टार्ट किया था। द आइलैंड, जो कि यह एक ऐसा आइलैंड है इंडोनेशिया का आइलैंड जावा, जो है आज राइस प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
तो एक टाइम था यहाँ पे केवल ज्यादातर टीक फॉरेस्ट है, टीक के पेड़ थे। वार एंड डिफॉरेस्टेशन। तो दोस्तों जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, इसका एक मेजर इम्पैक्ट पड़ा फॉरेस्ट पे, जंगलों पर इसका एक मेजर इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, इन इंडिया, जो इंडिया में क्या हुआ, वर्किंग प्लान थे उनको अबंडन कर दिया गया इस टाइम, एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट ट्रीज फ्रीली टू मीट ब्रिटिश वार। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे, अब वे फ्रीली पेड़ों की कटाई करने के लिए जो ब्रिटिश वार के लिए जरूरत थी, यानी ब्रिटिश वार के लिए जो भी जरूरतें थी उसको पूरा करने के लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग तो फ्री में पेड़ों को काटने लगे। ठीक है, इन जावा जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्यूपाइड द रीजन। जावा में क्या हुआ, अब हमने इंडिया में देख लिया, अब जावा में क्या हुआ, जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्यूपाइड द रीजन, यानी जस्ट थोड़ा सा भी पहले जब जापानीज ने इस रीजन को ऑक्यूपाई नहीं किया था, द डच ने क्या किया, फॉलो अ स्कॉच अर्थ पॉलिसी। स्कॉच अर्थ पॉलिसी का मतलब है एक ऐसी पॉलिसी, मतलब जिसमें सब कुछ जला के खत्म कर दिया जाए। ठीक है, सब कुछ जलाकर क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, वहां से चला जाया जाए। तो डच ने क्या किया, स्कॉच अर्थ पॉलिसी यूज किया ना, जो भी था जलाकर खत्म कर दिया, जैसे डिस्ट्रॉइंग सॉमिल्स, उन्होंने सॉमिल्स डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड बर्निंग ह्यूज पाइल्स ऑफ जैन टीक लॉग, जो टीक लॉग थे ह्यूज पाइल्स पूरा ढेर लगा हुआ था, उसको जला दिया, दैट दे वुड नॉट फॉल इनटू जापानीज हैंड। यानी कि जो डच थे दोस्तों, उन्होंने स्कॉच अर्थ पॉलिसी अपनाया कि जो भी चीजें थी उनको वे जला दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, खत्म कर दिए, ताकि ये चीजें जो है जापानीज हैंड में ना, जो जापानीज है जिन्होंने रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया, उनके हाथों में ना लग पाए। ठीक है, द जापानीज देन एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट रेकलेसली फॉर देयर ओन वार इंडस्ट्रीज, फोर्सिंग फॉरेस्ट विलेजेस टू कट डाउन फॉरेस्ट। अब जापानीज जब आए, वे गांव वालों के, जो गांव के लोग थे, फॉरेस्ट विलेजर्स के जो लोग थे, उनको फोर्सफुली जबरदस्ती उनसे क्या करवाते थे, फॉरेस्ट को कटवाते थे, और अपना जो वार इंडस्ट्री थी, जो उनकी मतलब युद्ध की जरूरतें थी, उसको पूरा करने के लिए लगातार इन्होंने भी जंगलों को एक्सप्लॉइट किया, जंगलों का शोषण किया। ठीक है, ये किसने किया, जापानीज ने। मैनी मैनी विलेजर्स यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड कल्टीवेशन इन द फॉरेस्ट। अब बहुत सारे लोग, जो विलेजर्स थे, बहुत सारे गांव के लोग इस अपॉर्चुनिटी का उन्होंने यूज किया। किस प्रकार से, इस अवसर का फायदा उठाया, उन्होंने अपना कल्टीवेशन एक्सपेंड कर लिया, यानी जब काट कर पेड़ों को एकदम हटा दिया गया, उन्होंने अपना कल्टीवेशन जो था, लैंड था, उसको एक्सपेंड कर दिया। अब वार के बाद क्या हुआ कि जो इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस था, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल था कि अब इस लैंड को वापस लिया जाए, किनसे, उनसे जिन्होंने इस कल्टीवेशन लैंड को बढ़ा लिया हो, एक्सपेंड कर लिया हो। ठीक है, जैसा कि इंडिया में देखा था, पीपल्स नीड फॉर एग्रीकल्चरल लैंड हैज ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिजायर टू कंट्रोल द लैंड एंड एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम इट। इंडिया में हमने देखा था दोस्तों कि लोगों की जो चाह थी, लोगों की जो डिजायर थी कि एक एग्रीकल्चर के योग्य जो जमीन हो, वो उस पे भी खेती करें। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्या डिजायर थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की डिजायर थी कि वे लैंड पर कंट्रोल करें और लोगों को वहां से भगा दे, लोगों को वहां से निकाल दे। इससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और लोगों में। तो सेम चीज जावा में भी हुआ। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री since the 1980s. Government across Asia and Africa have begun to see their scientific forestry and the policy of upkeeping forest community away from forests have resulted in many conflicts. तो दोस्तों since 1980s एशिया, जो एशिया में गवर्नमेंट थे, जो अफ्रीका में गवर्नमेंट थे, उन्होंने देखा कि जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के चलते और जो पॉलिसी है कि लोगों को, जो फॉरेस्ट कम्युनिटी है, जो फॉरेस्ट समुदाय है, उनको जंगलों से दूर रखने की जो पॉलिसी है, और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो है, उसकी वजह से लोगों में काफी जो है क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और लोगों में। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रेदर देन कलेक्टिंग टिम्बर हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट। अब उन्होंने जो गोल था, उनका गोल क्या हुआ कि अब टिम्बर को कलेक्ट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल हो गया क्या, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कंजर्व करना। गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि इस गोल को पूरा करने के लिए, इस गोल को पूरा करने के लिए जो लोग जंगलों के करीब रहते हैं, जंगलों के नियर बाय रहते हैं, उनको इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, यानी उनका सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी यह गोल पूरा हो सकता है। मिजोरम से लेकर केरला तक इंडिया में हर जगह जो डेंस फॉरेस्ट थे, वे इसलिए सरवाइव कर पाए। डेंस फॉरेस्ट यानी कि जो घने जंगल थे, वे इसलिए बच पाए क्योंकि जो विलेज के लोग थे, वे इन डेंस फॉरेस्ट को एज ए सेक्रेड ग्रोव्स मानते थे। सेक्रेड ग्रोव्स यानी पवित्र बगीचा मानते थे, जैसे सरनाज, देवराकुंडो, कान, राय जैसे नामों से भी उनको इनको जो है सेक्रेड ग्रुप, सेक्रेड पवित्र बगीचा मानते थे, इसलिए उन्होंने इसकी रक्षा की। ठीक है, सम विलेजेस हैव बीन पेट्रोलिंग देयर ओन फॉरेस्ट विद ईच हाउसहोल्ड टेकिंग इट इन टर्न इंस्टेड ऑफ लिविंग इट टू द फॉरेस्ट गार्ड। तो बहुत सारे विलेजेस ऐसे थे, बहुत सारे गांव के लोग ऐसे थे दोस्तों, जो इनका जंगल होता था, जो फॉरेस्ट होता था, उसकी पेट्रोलिंग वे खुद करते थे, उसकी रक्षा वे खुद करते थे कि
ना कि वे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी फॉरेस्ट गार्ड पे के भरोसे रहते थे। और हर हाउस होल्ड जो है कि मतलब बारी-बारी से इसकी रक्षा करता था, पेट्रोलिंग करता था। लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ एनवायरमेंटलिस्ट टुडे आर थिंकिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो दोस्तों जो लोकल लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ हैं यानी लोकल फॉरेस्ट जो समुदाय हैं और जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वे आज के टाइम में डिफरेंट फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सोचने लगे हैं। ठीक है? जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि फिगर में लॉग यार्ड इन डेमबर्ग अंडर डच कॉलोनियल रूल। ये लॉग यार्ड है, डच कॉलोनियल रूल, ये इंडोनेशिया का है। ठीक है? तो फाइनली दोस्तों हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।